हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे हमारी 9th के एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर पे, जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज किस तरीके के हम फॉर्म कर सकते हैं, और इसके बाद जब ये चैप्टर्स हमारे सारे ख़त्म हो जाएंगे तो लास्ट में हम कवर करेंगे हमारी इस 9th की एनसीईआरटी से यूपीएससी के पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया हैं उसमें आप भी जानते हैं कि 6 to 8 जब हमने पूरा इसको कंप्लीट किया था, हमने फिजियोग्राफिक डिविजन्स को बहुत अच्छे से पढ़ा था। राइट, फिजियोग्राफिक डिविजन्स में हमने ध्यान दिया था कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसको बेसिकली अगर आप देखने जाओगे तो हिमालयन माउंटेन्स, नदर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स में हमने स्टडी करने के लिए डिवाइड किया। राइट, तो ये जो 6 फीचर्स हैं ये हमको काफ़ी प्रोमिनेंटली दिखाई देते हैं हमारी कंट्री में, और आई एम डैम श्योर, ये इस बात की मैं गारंटी दे सकती हूँ कि दुनिया की ऐसी और बहुत रेयर कंट्रीज़ होंगी जो इतने ज़्यादा फिजियोग्राफिक डिविजन्स को कैरी करती है। राइट, क्योंकि हमारी कंट्री में अगर आप देखोगे आपको माउंटेन्स, जो हिमालयन माउंटेन्स है, तो माउंटेन्स के साथ साथ वहाँ पर ग्लेशियर्स भी मिल जाएंगे। नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल मिलेगी। उसके बाद आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू में वॉल्केनिक लावा जैसे प्रॉपर्टीज़ जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगी वहाँ की सॉइल्स में। फिर आप इंडियन डेजर्ट भी एक देखोगे, एक पोर्शन आएगा आपको जो डेजर्ट एक है। फिर आपके पास कोस्टल प्लेन्स है, बिकॉज आप पूरा एक तरफ से आपका हाफ पार्ट ऑफ द कंट्री जो है वो सराउंडेड बाय द ओशंस है। देन आपको आइलैंड्स का भी फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। तो इतना ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है ये हमारे लिए बहुत ही, आप कह सकते हो, बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस का काम करती है। समवेयर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम सबसे पहले हिमालयन माउंटेन्स से। ओके, सो हिमालयन माउंटेन्स के बारे में आप जानते हैं काफ़ी कुछ, कि जो यंग और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स हैं हमारे सारे के सारे, सबसे यंगेस्ट हैं अभी तक के, जो कि हमारी नदर्न बॉर्डर पर सिचुएटेड है। आप सबको ये भी पता है कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में है, जिसमें इंडस टू ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आप देखो, आपने जब 6 to 8 का ये पूरा कवर किया था, आपने उसके हिमालयाज़ के डिविजन्स भी थोड़े बहुत आप जानते हो, ट्रांस हिमालयाज़, उसके बाद मिडिल हिमालयाज़, लेसर हिमालयाज़, शिवालिक्स, इस तरीके से आपने इनको पढ़ा है। अब आपको क्या है यहाँ पर थोड़ा सा ये डेफिनेशन, या आप कह सकते हो थोड़ा डेप्थ में जाते हुए हम बात करेंगे कि किस तरीके के यहाँ पे आपको रिवर सिस्टम्स दिख रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होते हुए दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे हिमालयन माउंटेन्स की, तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो सिचुएटेड हैं, और जो रिवर्स इनके अबाउट फ्लो होती हैं उनका नाम क्या है, तो इंडस टू ब्रह्मपुत्र। ये जो पूरा आपका हिमालयन आर्क बनता है, राइट, यहाँ इंडस से लेकर के यहाँ ब्रह्मपुत्र तक पूरा का पूरा इन सारी रिवर्स को ये कैरी करते हैं अपने में। फिर आपको पता है एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर ये फॉर्म करते हैं। डिस्टेंस है अबाउट 2400 किलोमीटर्स। विड्थ का जो फ़र्क आता है उसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको बताया गया दैट द विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर, राइट, टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। मतलब क्या समझ में आया आपको, कश्मीर जो कि यहाँ पे ऊपर है, अरुणाचल प्रदेश जो कि यहाँ पर है, विड्थ जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। कैसे, जब आप जा रहे हो वेस्ट टू ईस्ट, राइट, ये आपका ईस्टर्न डायरेक्शन है, वो आपका वेस्टर्न डायरेक्शन है। जब आप वेस्ट से ईस्ट आते हो तो हिमालयाज़ की जो डेप्थ है वो क्या, विड्थ जो है वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, काफ़ी शार्प होते जाते हैं। मतलब आप ये समझो कि जैसे कश्मीर साइड की जितनी भी पीक्स होंगी, जितनी भी आपकी वेस्टर्न पीक्स होंगी, उन पर चढ़ पाना काफ़ी आसान होता है क्योंकि काफ़ी ब्रॉडर होती हैं, विड्थ काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे आप नॉर्थ ईस्ट के साइड जाओगे ना, हिमालयाज़ की जो भी पीक्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा शार्प हो जाती हैं कि वहाँ पर आपका उनको क्लाइंब कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, फिर देखो एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं। किस तरीके से, एल्टीट्यूड वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ। ठीक, वेस्टर्न हाफ में आपके एल्टीट्यूड्स उतने ज़्यादा हाई नहीं होते। हिमालय की जो 3 पैरेलल रेंजेस हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में सिचुएटेड है। ठीक है, सो हमने ये चीज़ें पढ़ी हुई थी वैसे ही, कि ये जो फर्स्ट वन आता है दैट इज़ ग्रेटर हिमालयाज़ और हिमाद्री, जिसमें सारी आपकी प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स आ जाती हैं। सेकेंड आती है आपकी लेसर हिमालयाज़, जो कि अपने हिल स्टेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है, अभी आपको मैंने बताया था।
फिर आउटर मोस्ट रेंज जो है वो होती है शिवालिक्स, राइट। शिवालिक्स जो है वो 10 to 50 किलोमीटर की विड्थ में सिचुएटेड होती है और उसका जो एल्टीट्यूड होता है वो सिर्फ 900 से 1100 मीटर होता है, राइट। मतलब आप समझो 1 किलोमीटर की हाइट पे आपकी जो पीक है वो आ जाती है। अब क्या है कि ये जो वैलीज हैं कई जगह पर ग्रेवल है, कई जगह पे एल्यूवियम है, ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक्स, इनको नाम दिया गया है दून्स का। इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्या बोला है, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज को, जो कि कहाँ कहाँ पर दिख रही हैं, लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स के बीच में दिख रही हैं, उनको नाम दिया गया है दून्स का। स्पेसिफिक नाम अगर जाना है तो देहरादून, कोटली दून, पटली दून आर सम ऑफ द वेल नोन। देहरादून तो सभी को पता है, राइट। सो ये जो है काफ़ी ज़्यादा वेल नोन दून्स में से आते हैं। सो अब दून वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि दून क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वैली है जो आपको लेसर हिमालय और शिवालिक्स के बीच में दिखाई देती है, ठीक। हिमालयाज हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इनको क्या किया गया है, वेस्ट टू ईस्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे आप देखो, आप अभी कैसे डिवीजन देख रहे थे, जैसे ग्रेटर हिमालय, उसके नीचे लेसर हिमालय, उसके नीचे शिवालिक्स, राइट। तो ये आपका एक तरीके का नॉर्थ टू साउथ डिवीजन हो रहा था। अब बात करते हैं इसके वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन की। तो देखो, इंडस एंड सतलुज, ठीक है, इंडस एंड सतलुज जो दो रिवर्स हैं उनके बीच में जितना भी हिस्सा आता है उसको नाम दिया जाता है पंजाब हिमालयाज का, ठीक। अब हर जगह के तो ऐसा नहीं है, हर कोई तो नहीं कहेगा, कई जगह पे उनको लोकल नेम्स भी दिए गए, राइट। तो लोकल नेम्स उतना ज़्यादा आप मतलब याद रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर होती है, क्योंकि हर जगह के हिसाब से हिमालयाज के लोकल नेम्स भी अलग अलग होंगे, पर आपको कोशिश करना है कि आप उनको भी अच्छे से ध्यान में रखो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो देखो, हिमालयाज को सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या बोला, इंडस और सतलुज के बीच में नाम दिया है पंजाब हिमालयाज का। रीजनली देखने जाएंगे आप तो कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयाज भी कहा जाता है, राइट। अब ये तो बात हो गई इंडस और सतलुज के बीच की। अब सतलुज और काली रिवर के बीच में जो हिमालयाज हैं वो हैं कुमाऊं हिमालयाज। ये काफ़ी ज़्यादा याद रखने में अगर प्रॉब्लम जाए तो इसको याद रखने का तरीका बता रही हूँ। कुमाऊं रेजिमेंट है हमारी, राइट। सो कुमाऊं रेजिमेंट एक हमारी सिचुएटेड है, उससे आप इसको याद रखो कि सतलुज और काली रिवर जो है उनके बीच में जो पार्ट आता है वो आता है कुमाऊं हिमालयाज के नाम से, ठीक है। और अगर प्रॉब्लम हो रही है याद करने में तो सिर्फ रिवर का नाम भी अगर याद हो गया कि सतलुज और काली, राइट। सो काली स्टार्ट्स फ्रॉम के, सेम गोज विद कुमाऊं, कुमाऊं ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम के, तो के फॉर काली एंड के फॉर कुमाऊं हिमालयाज, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो तरीके आपको खुद डेवलप करने हैं कि किस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, बट थोड़ा सा माइंड मैप भी, और क्या रहेगा कि एक बार मैपिंग वर्क्स आप स्टार्ट करोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। अब जैसे बात हो गई सतलुज एंड काली रिवर के बीच का जो रीजन है उसको नाम दिया गया कुमाऊं हिमालयाज का। सेम गोज की काली और तीस्ता, तीस्ता ये जो रिवर है आपकी, आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में दिखाई देती है, ठीक है। तो काली और तीस्ता रिवर्स जो हैं ये क्या करती हैं, नेपाल हिमालयाज, दे डिमार्केट द नेपाल हिमालयाज, राइट। एंड इसके बाद जो आपका पार्ट लाइन बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग है ये आपका असम हिमालयाज बताते हैं। अब देखो, आप एक चीज़ ये जानते हो, जैसे अगर मैं इस मैप की बात करूँ, ठीक है, ये हमारी पूरी हिमालयन रेंजेस हैं, राइट। यहाँ से लेकर के पूरा पूरा यहाँ तक ये फैली हुई हैं। तो आपको ये बात मालूम है, बीच में यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे आ गया नेपाल इतने हिस्से में, ठीक है, इतने हिस्से में पूरा का पूरा नेपाल है। तो अब आपको भी पता है कि नेपाल के बीच का जो रीजन है इसको डिवाइड करते हुए यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो तीस्ता रिवर है और काली रिवर है, राइट। मतलब काली रिवर की लोकेशन की अगर आप बात करोगे तो काली रिवर समवेयर यहाँ पे आएगी और तीस्ता रिवर आपकी यहाँ पर आती होगी। तो ये जो रिवर्स हैं इन दोनों के बीच का जो रीजन है ये आपका नेपाल हिमालयाज बताता है। एंड देन अगेन जब आप तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच की बात करोगे तो असम हिमालयाज की बात होगी, ठीक है। सो ये हो गया आपका डिवीजन इस तरीके से तीस्ता और इसके साथ। अब देखो, आप ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है आपकी, आपको भी पता है ब्रह्मपुत्र रिवर मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज, राइट। दिहांग जॉर्ज के बाद का जो रीजन है वहाँ पर क्या हुआ है, अगर आपने इस मैप को ध्यान से देखा है तो आपको भी ये चीज़ पता है। यहाँ पर जब हमारे हम बात करें अरुणाचल प्रदेश के रीजन के पास, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ पर एक शार्प टर्निंग नज़र आती है हमको हिमालयाज की, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे ये बात मैं अभी से बता दूँ आपको कि जो हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, राइट,
जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं ये भी इसी का एक्सटेंशन माने जाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ होगा, इसके पीछे का जो रीज़न है वो थोड़ा सा आपको शॉर्ट में अभी यहाँ पे मैं बता देती हूँ। जब आप लोग नेक्स्ट क्लासेस की हाई लेवल्स की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको खुद चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। देखो एक्चुअली में क्या हुआ है, स्टोरी बिहाइंड दिस यही है कि आज की डेट में आपको वर्ल्ड में जितने 7 कॉन्टिनेंट्स नज़र आते हैं वो एक्चुअली में अपनी जगह पर नहीं थे, ये उनके ओरिजिनल पोजीशंस नहीं है, ठीक है। मतलब समवेयर आप ये समझो कि आपके जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो किसी फोर्स की वजह से मूव करते रहे हैं हमेशा और अपनी जगह से दूसरी जगह जाते रहे। अभी ऐसा नहीं है कि ये 100 साल पहले कहीं और थे, 200 साल बाद कहीं और आ गए, बिल्कुल नहीं ऐसा। दे टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। इनको अपनी जगह से आप समझो अपना प्लेस शिफ्ट करने में कम से कम करोड़ों साल लगते हैं, राइट। मिलियंस ईयर्स इनको लगते हैं, रिक्वायर्ड है इनके, तब जा कर के इनके मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब देखो आप समझो इसको कि एक्चुअली में इंडिया के साथ भी क्या हुआ था कि हमारा ये जो हिमालय के नीचे का पूरा पोर्शन है इंडिया का, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इतने रीजन की आपसे, ये जो पूरा रीजन था ये हमारे पास इंडियन पेनिनसुलर प्लेट के नाम से जाना जाता था। ये जब आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, अभी सिर्फ शॉर्ट में समझो कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। ये पोर्शन जो था ये कहीं और था और ये आया है हमारे पास मिलियंस ऑफ ईयर्स में ड्रिफ्ट करते हुए थोड़ा करके, ठीक। और जब ये पार्ट ऑफ इंडिया जो है ये यहाँ पर आकर ऑलरेडी सिचुएटेड एक लैंड मास था, उससे जब आकर ये टकराया, ठीक, तो इन दोनों की प्लेट्स के बीच में, इन दोनों लैंड मासेस के बीच में जो रिएक्शन हुई उसी के कारण आपको ये जो हिमालयाज़ हैं यहाँ पर ये खड़े दिखाई देते हैं। और अगर आप लोगों ने नोटिस किया और अगर आप लोगों को ये बात मालूम है कि आज की डेट में भी हिमालयाज़ की जो हाइट है वो बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आज भी ये जो रिएक्शंस हैं ये चल रही हैं और इसी के कारण आपको ये जो अर्थक्वेक जैसी चीज़ें हैं ये सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि ये सारी रिएक्शंस जो हैं अभी भी यहाँ पर चल रही हैं। तो कुल मिला के बस अभी इतना याद रखना कि इनका जो फॉर्मेशन हुआ है ये बिकॉज ऑफ द रिएक्शन बिटवीन दीज टू लैंड मासेस हुआ है, ठीक है। और जब आप और क्लासेस 11th-12th की क्लासेस में पढ़ोगे इसको तो आपको और डेप्थ में ये बातें समझ में आएंगी, राइट। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना कि यहाँ पर एक शार्प बेंडिंग आई, इस बेंडिंग से कौन सी रिवर आपको पता चल रही है? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। सो ब्रह्मपुत्र के कारण ये वाला जो रीजन है इसको नाम दिया गया है पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स एंड द माउंटेन्स, ठीक है। पूर्वांचल कंप्राइजेज द पटकई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर एंड द मिजो हिल्स। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 हिल्स यहाँ पर ऐसी नज़र आ रही हैं जो रिलेटेड टू स्टेट नेम्स है। नागा फॉर नागालैंड हो रहा है, मणिपुर आपका है ही, राइट, और मिज़ो जो है आपका मिज़ोरम से रिलेटेड आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये जो नाम है इनसे भी आप समझ सकते हो कि ये हिल्स की लोकेशन क्या होगी, ठीक। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड फिजिकल फीचर के बारे में जो कि है द नदर्न प्लेन्स। तो द नदर्न प्लेन्स हैज़ बीन फॉर्म ड्यू टू द 3 मेजर रिवर सिस्टम्स। आपके जो रिवर सिस्टम्स हैं उनमें से 3 मेजर कौन कौन से हैं? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र की वजह से आपका नदर प्लेन बना है, ये आपको पता है। इसमें जो पूरी की पूरी सॉइल है कौन सी है? एलुवियल है और इसका जो एरिया स्प्रेड है वो अबाउट 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है, ठीक है। द प्लेन इज बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन है। क्यों है? इसके रीजंस के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि जब किसी प्लेन रीजन में, राइट, जहाँ पर आपको एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल लैंड मिलता है तो लोगों की एक हैबिट होती है कि क्योंकि हमको वहाँ पे बहुत ही आसानी से पानी मिल जाएगा, घर बनाना आसान होगा, ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटीज़ होंगी, साथ ही साथ खेती किसानी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो कुल मिला करके लोग जो है वो प्लेन रीजन्स में आकर के रहने लगते हैं, राइट। और यही एक रीज़न है कि हमारे जितने भी प्लेन्स रीजन है उनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा ही है, राइट। तो अब बात करते हैं द रिवर्स के बारे में थोड़ा सा इन रीजन्स में। तो अब आपने ये देखा है कि इन रीजन्स में जो रिवर्स आती हैं वो तो खैर नदर्न माउंटेन से ही आ रही हैं। इसके साथ साथ जो डिपोजिशनल वर्क हो रहा है वो इन्हीं रिवर्स की मदद से होता है। और ये बात क्या होती है कि यहाँ पर जो लोअर कोर्सेज होते हैं हमारे जेंटल स्लोप्स की वजह से जो वेलोसिटी ऑफ द रिवर है वो डिक्रीज हो जाती है
और ये क्या करते हैं, रिवराइन आइलैंड्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि रिवराइन आइलैंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, अगर कोई पूछे आपसे तो आपको बताना पड़ेगा कि जनरली लोअर कोर्सेज में रिवराइन आइलैंड्स का फॉर्मेशन होता है, और क्योंकि वहाँ का जो स्लोप है वो जेंटल होता है, इतना ज़्यादा स्टीप नहीं होता, तो आपकी जो रिवर्स है उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और फिर आपके रिवराइन आइलैंड्स फॉर्म होते हैं। अब इंडस और उसके ट्राइब्यूटरीज की अगर मैं बात करूँ, कौन कौन सी हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड द सतलुज। ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, हिमालय से। एंड दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब्स। अब एक नया वर्ड अगेन आया, दोआब्स। तो दोआब्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसको समझिए। दोआब्स मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दो मीनिंग टू एंड आब मीनिंग द वाटर। सिमिलरली पंजाब is also made up of two words, पंज meaning five and आब meaning water। अब खुद आप सोचो, पंजाब जब हमारे स्टेट का नाम, किसी भी जगह का नाम हमने रखा था हमारे स्टेट का पंजाब, तो पंजाब का मतलब क्या हो रहा है, पंज माने पांच एंड आब मतलब वाटर। सो पंजाब एक ऐसा स्टेट था, एक ऐसा रीजन था जहाँ पर के 5 अलग अलग रिवर्स फ्लो होती थी। ठीक है, इसलिए उसका नाम दिया गया पंजाब। सेम गोज विद दोआब। दोआब रीजन्स वो होते हैं जहाँ पर के 2 अलग अलग आपको रिवर्स के कारण पूरा का पूरा जो रीजन है वो ड्रेन होता है, वहाँ का ड्रेनेज वो 2 रिवर्स बेसिकली देखती है। ठीक है, अब आपका जो गंगा प्लेन है उसके एक्सटेंशन की हम बात करेंगे। सो गंगा का जो प्लेन है उसका एक्सटेंशन घाघर और तीस्ता रिवर्स के बीच का है। ठीक, इट स्प्रेड्स ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू ईस्ट, पर्टिकुलरली इन असम। असम जो है लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक, मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो आपका ये वाला पूरा नॉर्दर्न साइड का रीजन है, जिसमें हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल का भी कुछ हिस्सा आता है, ये पूरा का पूरा आपका गंगा प्लेन का होता है। और असम का जो रीजन है आपका वो पर्टिकुलरली आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन का रीजन है। ठीक है, अब क्या है, अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस इन द रिलीफ फीचर्स, नदर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। अब आप नदर्न प्लेन को भी 4 रीजन्स में डिवाइड करते हो, कैसे, देखो क्या होता है, रिलीफ फीचर्स के कारण ही इनके डिविजन्स हो पाते हैं। सो जब रिवर्स जो हैं वो क्या होता है, माउंटेन्स से नीचे उतरती हैं। ठीक, दे डिपॉजिट्स द पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन द विड्थ लाइन पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ शिवालिक्स। मतलब देखो आप क्या हुआ यहाँ पे, सपोज ये आपकी शिवालिक रेंज है, तो जब ऊपर के माउंटेन से, राइट, माउंटेनियस रीजन से ही रिवर्स आती है ना, तो यहाँ से आकर के ये 8 to 16 किलोमीटर का जो रीजन होता है, इतने हिस्से में ये अपना सब कुछ जो भी सेडिमेंट से बहा कर लाएंगी उसको ये क्या कर रही हैं, डिपॉजिट करने का काम कर रही हैं। ठीक है, उसको डिपॉजिट करने का ये काम करती हैं, और उसके बाद सारी की सारी जो स्ट्रीम्स होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं इस रीजन से, तो इसको कहते हैं हम भाबर बेल्ट। फिर इस बेल्ट के साउथ में, मतलब और नीचे की तरफ अगर आप आओ, तो स्ट्रीम्स और रिवर्स जो है वो री इमर्ज होती हैं, दे क्रिएट अ वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन, जिसको हम कहते हैं तराई रीजन। अब तराई वर्ड अगर आप लोगों ने सुना हो कभी, है ना, जिन लोगों को तराई वर्ड कभी इन लोगों ने अपनी लाइफ में सुना हो तो आपको पता होगा तराई का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को पानी या काफ़ी गीला बोलना, उसको मतलब वेट बोलना। ठीक है, तो उस रीजन को जहाँ पर के रिवर्स जो है वो री इमर्ज होती हैं, और एक स्वैम्पी, एक मार्शी, मतलब एक ऐसा रीजन बना देंगे बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा पानी पानी वाला। ठीक है, उसको आप कहोगे तराई रीजन। सो दिस वॉज अ थिकी फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाई, बिकॉज यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है, तो यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा आपको फॉरेस्ट रीजन मिल जाएगा। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड एंड टू सेटल द माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड आफ्टर पार्टीशन लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन। देखो क्या है कि जो फॉरेस्ट थे, ये जो रीजन है हमारा तराई रीजन है, यहाँ के जो फॉरेस्ट थे वो लेटर ऑन एग्रीकल्चर के लिए क्लियर किए गए थे। और क्या हुआ था कि जब पाकिस्तान से हमारा 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था, तो उसके बाद जो भी माइग्रेंट्स पाकिस्तान से चलकर इंडिया में रहने आए थे, उनके लिए यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड के साथ साथ सेटलिंग लैंड की भी व्यवस्था करनी पड़ी थी। तो यहाँ का जो रीजन है तराई रीजन हमारा, इसको हम लोगों ने चूज़ किया था। फिर यहाँ पर सबको जो माइग्रेंट्स थे उनको रहने की जो सुविधा थी वो दी गई थी।
इसके साथ साथ हमारा जो एक दुधवा नेशनल पार्क है वो भी इसी रीजन में सिचुएटेड है। ठीक है, नेशनल पार्क का नाम याद रखेंगे, क्या है, दुधवा नेशनल पार्क है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन जो है वो आपका ओल्डर एलुवियम की वजह से बना हुआ है। इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट्स अ टेरेस लाइक फीचर। अब आपको क्या होता है, टेरेस लाइक फीचर प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ मिलता है यहाँ पर, जिसको आप रीजन को नाम देते हो भांगर रीजन का। और जो सॉइल होती है इस रीजन की, उसमें कैल्केरियस डिपॉजिट्स होते हैं जिसको लोकली हम कंकर कहते हैं। इस बारे में भी हमने बात करी थी 8th के NCERT में। तो हमने ये जाना था कि जो हमारा भांगर रीजन होता है वहाँ पर कंकर्स, जिसको हम कहते थे, कैल्केरियस डिपॉजिट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। The newer and the younger deposits of the flood plains are called the खादर। अब इस रीजन के जो नए आपके डिपॉजिट्स होते हैं उनको नाम दिया जाता है खादर का। एंड दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, सो आर फर्टाइल। मतलब क्या होता है, देखो आप हर साल एक आप बोल सकते हो डिपोजिशन और इरोजन की जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। अप टू पर्टिकुलर साइकिल चलती होगी। जब कभी ऐसा होता है कि फ्लड प्लेन्स में फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई यानी कि, तो क्या होता है, नदी अपने साथ सेडिमेंट्स बहा कर ले गई तो इरोजन हो गया। लेकिन वही नदी जब दूसरी जगह पे ले जा करके उन आपके सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है तो क्या होता है, वो डिपॉजिशन होता है। तो समवेयर आप ये समझो कि हर साल जब इनको एक साइकिल कंप्लीट होती है तो हर साल इनके जो फ्लड प्लेन्स होते हैं इरोड भी होते हैं और डिपॉजिट भी होते हैं, जिसकी वजह से हर साल आपको यहाँ पर क्या होगा, नई जो है नए या यंगर डिपॉजिट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। और जो इनकी फर्टिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से काफ़ी इंटेंसिव एग्रीकल्चर यहाँ पर पॉसिबल होगा, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे थर्ड डिवीजन की, जो कि है द पेनिनसुलर प्लेट्यू। सो हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है बेसिकली आपको पता है एक टेबल लैंड है, जो कि कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू में हमको दिखाई देते हैं, मिलते हैं, राइट। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। जो मैंने आपसे अभी यहाँ पे हिमालयाज़ के समय आपको स्टोरी बताई थी, जो सेकेंड पार्ट मैंने आपको बताया था कि इंडिया का जो नीचे का सदर्न साइड का जो पार्ट है वो दूसरी जगह से हमारे पास आया है ड्रिफ्ट करता हुआ, ठीक है। तो उस पार्ट को, मतलब जो हमारा गोंडवाना लैंड हुआ करता था उससे ये आया है। एंड मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। ये जो बेसिक पार्ट था ये कहाँ का था, गोंडवाना लैंड का था, जो सबसे ओल्डेस्ट पार्ट में से एक कंसिडर किया जाता है। अब इसके हम लोगों ने क्या किया है, पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। कैसे, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। तो आप देखो ये डायग्राम होगा तो आपको समझ में आएगा। जो आपका येलो रीजन है, ये इतना जो पार्ट है आपका इन तीन रीजन्स का, राइट, ये बनाता है आपका हाईलैंड रीजन। और ये जो आपका पार्ट है ये आपका डेक्कन प्लेट्यू है, ये आपके ईस्टर्न घाट्स हैं, और ये वाले जो हैं ये आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है। मतलब कुल मिला के ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स को भी जाने दो आप। पेनिनसुलर प्लेट्यू की अगर आप बात कर रहे हो तो दो पार्ट में डिवाइड होगा ये, एक होगा आपका हाईलैंड रीजन और एक होगा आपका प्लेट्यू, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू का रीजन। फिर समझो जो पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ठीक है, lying north of the Narmada river and covering a major area of the Malwa plateau is known as the central highland। अब क्या हो रहा है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा मैप का आइडिया हो तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जो रीजन है ना, वो कहलाता है हमारा सेंट्रल हाईलैंड। और द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन, नेमली अब आपके इस रीजन में कौन कौन सी रिवर्स आ गई, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, कीन है, जो कि आपकी साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट फ्लो करती हैं। मतलब इन्होंने क्या किया, आपको स्लोप बता दिया कि कहाँ से कहाँ जा रही हैं, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही हैं, यानी कि इनका जो स्लोप है ये किस तरीके का है आप भी समझ सकते हैं। फिर सेंट्रल हाईलैंड्स जो हैं ये कहाँ पर, देखो, वाइडर इन वेस्ट है, नैरोअर इन द ईस्ट है। इसके साथ साथ ईस्टवर्ड एक्सटेंशन की अगर आप बात करोगे तो उसको नाम दिया गया बुंदेलखंड और बघेलखंड का। बुंदेलखंड और बघेलखंड सभी को मालूम है एमपी के रीजन्स में काउंट किए जाते हैं, राइट। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है हमारा, इट मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन जो कि ड्रेन होता है दामोदर रिवर में। ये जो छोटा नागपुर, ये वाला जो रीजन है हमारा, ये आता है छोटा नागपुर प्लेट्यू के नाम से।
और ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू होता है ये कौन ड्रेन करती है रिवर, दामोदर रिवर जो है वो ड्रेन करने का काम करती है हमारे छोटा नागपुर प्लेट्यू के रीजन को। ठीक है, फिर क्या बात हो रही है हमारी, ये हो गया छोटा नागपुर प्लेट्यू। और अब अगर आप बात करो इधर पे कौन सी रिवर इसको ड्रेन कर रही है, तो दामोदर रिवर जो है उसको ड्रेन करती है। फिर डेक्कन प्लेट्यू इज अ ट्रायंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू द साउथ, ऑफ द रिवर नर्मदा। डेक्कन प्लेट्यू हमारा ट्रायंगुलर एरिया है, ये हमने देख लिया था। फिर जो सतपुरा रेंज है हमारी, इसके बाद द सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ वाइल द महादेव, कैमूर हिल्स एंड द मैकल रेंज फ्रॉम इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशंस। तो इनको देखते हैं। तो देखो आप, ये जो ऊपर वाली रेंज है ये आपकी विंध्यन रेंज है, ये आपकी सतपुरा रेंज है यहाँ पर इस तरफ, और ये जो आपका एरिया है विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच का, यहाँ पर आपकी नर्मदा रिवर जो है वो ड्रेन होती है। ठीक है, सो ये हो गया आपका रीजन। उसके बाद कैमूर हिल्स और मैकल रेंज भी जो है आपकी ईस्टर्न एक्सटेंशंस में ही आती है। महादेव, कैमूर हिल्स और मैकल रेंज जो है वो आपकी एमपी में सिचुएटेड है। महादेव एंड कैमूर जो है ये आपका थोड़ा सा ईस्टवर्ड एक्सटेंड कर जाती हैं। अब डेक्कन प्लेट्यू जो है, डेक्कन प्लेट्यू की अगर मैं हाइट की बात करूँ, सो डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जो हैं वो उसके जेंटल हैं ईस्टवर्ड्स। ठीक है, एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, जिसको आप लोकली नॉर्थ ईस्ट का जो इसका एक्सटेंशन है उसमें आप इसको मेघालय प्लेट्यू, कार्बी एंग्लोंग प्लेट्यू या फिर नॉर्थ काचर हिल्स भी कहते हो। और इस रीजन में क्या होता है, ये एक फॉल्ट के थ्रू, फॉल्ट मीन्स आप समझो एक प्रकार की ऐसी दरार होती है, एक ऐसा स्पेस आ जाता है जिसके थ्रू ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से डिवाइडेड है, सेपरेटेड है। और यहाँ के 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस हैं जिनका नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, गैरो, खासी और जयंतिया। ठीक है, इन तीनों हिल्स के अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस है। जब हम नेक्स्ट क्लासेस के एनसीईआरटीज को स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन हिल्स का जो रोल है वो किस तरीके से ये काम करती है। फिजिकल आप समझो किसी भी लैंड के फिजिकल फीचर्स में या किसी भी रीजन के आप अगर क्लाइमेट या वेदरिंग की भी बात करो तो वहाँ पर भी इनका जो रोल है वो आपको समझ में आएगा जब आप नेक्स्ट क्लासेस की एनसीईआरटीज पढ़ोगे। तो इसी के साथ यहाँ पे आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू खत्म होता है। अब बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स की। सो वेस्टर्न घाट्स जो है दे लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट में हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं जो कि कंटिन्यूस हैं और सिर्फ पासेस के थ्रू ही इनको क्रॉस किया जा सकता है। वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। ठीक, वेस्टर्न घाट्स जो हैं हायर है, इनकी एवरेज एलिवेशन 900 to 1600 मीटर है एज अगेंस्ट 600 मीटर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। अब आप देखो ईस्टर्न घाट्स की हाइट आ रही है 600 मीटर्स और यहाँ पर 900 से 1600 मीटर्स के एलिवेशंस जा रहे हैं। ईस्टर्न घाट्स के जो स्ट्रेचेज हैं, मतलब अगर आप बात करो कितने लंबे डिस्टेंस में फैला है, तो महानदी वैली से लेकर के नीलगिरी तक साउथ में। एंड जो ईस्टर्न घाट्स हैं डिसकंटिन्यूस हैं, इरेगुलर है और डिसेक्टेड हैं क्योंकि इनके बीच में से रिवर्स है एंड द रिवर्स आर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। वेस्टर्न घाट्स के जो रीजन है यहाँ पर ओरोग्राफिक रेन होती है। कैसे? बाय फेसिंग द रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड्स टू राइज अलोंग द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द घाट्स। मतलब क्या होता है, ये जो आपका कोस्टल रीजन होगा वेस्टर्न घाट का, यहाँ से मॉइस्ट एयर आएगी, मॉइस्ट विंड्स आएंगी जो अपने साथ क्लाउड्स लेकर आएंगी। और ओरोग्राफिक रेनफॉल आपको मालूम है कि जब रास्ते में इस तरीके के माउंटेन्स पड़ते हैं तो ये जो क्लाउड्स होते हैं ये खुद को हल्का करने के लिए ताकि दूसरे रीजन तक ये जा सके, यहाँ पर ढेर सारी बारिश करते हैं। और जब वो इतने हल्के हो जाते हैं कि वो इन माउंटेन्स से ऊपर उठ जाते हैं, देन दे गो फॉरवर्ड फॉर द रेनफॉल। राइट, तो मतलब ढेर सारी बारिश पहले यहाँ करेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे एंड देन थोड़े समय के बाद आगे की रीजन्स पे बारिश होगी। लेकिन अगर इस माउंटेन के इस तरफ यहाँ पर बारिश हो गई है तो इस रीजन में बारिश नहीं होगी क्योंकि ये रेन शेडेड रीजन में काउंट होता है। राइट, ये भी आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से। उसके बाद हाइट की अगर मैं बात करूँ तो जो वेस्टर्न घाट्स की हाइट है ये प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होती है नॉर्थ टू साउथ जाने पर, और जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है अनाइमुडी 2695 मीटर्स। सेकेंड मोस्ट है डोडा बेटा जो है 2637 मीटर्स। फिर महेंद्रगिरी आपकी हाईएस्ट पीक है, कहाँ पर? ईस्टर्न घाट्स में। शेवरॉय हिल्स एंड जावड़ी हिल्स जो है वो भी आपके ईस्टर्न घाट्स के साउथ ईस्ट में लोकेटेड है। मतलब अगर कोई आपसे पूछे
कि एक आध दो आपको ईस्टर्न घाट्स के या वेस्टर्न घाट्स के पीक्स के बारे में पता है क्या, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अनाईमुड़ी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। इसके साथ साथ अगर आप बात करो ईस्टर्न घाट्स की, तो ईस्टर्न घाट्स में महेंद्रगिरी आ जाती है, उसके पीछे पीछे जावड़ी हिल्स हैं, शेवरॉय हिल्स है, ये सारे भी ईस्टर्न घाट्स का ही एक पार्ट है। इसके अलावा जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है, क्योंकि आपके वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही एक हिस्सा है, तो एक डिस्टिंक्ट फीचर जो कि है वो है ब्लैक सॉइल एरिया का। ब्लैक सॉइल एरिया बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, जिसको नाम दिया गया डेक्कन ट्रैप का। इट इज़ अ वोल्केनिक ओरिजिन। क्यों, इसका रीज़न भी जब आप पढ़ोगे तो आपको नेक्स्ट क्लासेस की एनसीईआरटीज़ में समझ में आएगा, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट में यहाँ पे बता देती हूँ आपको कि आपको मैंने बताया था कि हमारे इंडिया की जो ये पेनिनसुलर प्लेट है, राइट, ये चलकर आई है दूसरे रीजन से हमारे पास, है ना। तो जब ये प्लेट अपने आप में मूव कर रही थी तो हुआ कुछ यूँ कि एक आइलैंड है साउथ अफ्रीका के पास, मेडागास्कर आइलैंड, और उसके भी आसपास, तो वहाँ की जो लोकेशंस थी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, ठीक है। और अब ये बात मैंने आपसे कही है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने मतलब मूव करने में इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, राइट। तो काफ़ी लंबे समय तक ऐसा भी हुआ होगा कि ये वाली जो हमारी प्लेट है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का ये जो रीजन है, ये एक ऐसी जगह पे रहा जहाँ पर ढेर सारी वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती रही इसके नीचे के हिस्से में। उसके कारण आपको यहाँ पर जो ऊपर हमारा पूरा का पूरा ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का ये रीजन है, इसमें आपको एक तो ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है और इसका जो ओरिजिन है वो वोल्केनिक दिखाई पड़ता है, ठीक। और जो हमारे रॉक्स हैं सारे के सारे यहाँ पर इग्नियस रॉक्स हैं। एक्चुअली में हुआ ये भी है कि ये जो रॉक्स हैं ये डेन्यूडेड हुए हैं और ब्लैक सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो इन्हीं रॉक्स की वजह से हुआ है, लेकिन इसका जो वोल्केनिक ओरिजिन है वो इसीलिए ही है क्योंकि ये जो पार्ट है ये मूव करते हुए हम तक पहुंचा है और जिस वे से ये आया है वहाँ पर उससे कुछ वोल्केनिक एक्टिविटीज़ का सामना करना पड़ा। अब हमारे इंडियन डेजर्ट की हम बात करें अगर, सो इंडियन डेजर्ट जो है वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स की टुवर्ड्स है, उसके साथ साथ एक अंड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन को ये कवर करता है जिसमें सैंड ड्यून्स आपको देखने को मिलती हैं। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर। यहाँ पर जो रेनफॉल है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, 150 मिलीमीटर पर ईयर के अबाउट होती है और इसका जो क्लाइमेट है वो काफ़ी एरिड है और काफ़ी लो वेजिटेशन कवर है यहाँ पर, ठीक। इसके अलावा इस रीजन में केवल और केवल एक ही रिवर आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है द लूनी रिवर और बर्चन्स। ये जो श्रीसेंट शेप ड्यून्स होते हैं जो मैंने आपको बताए थे 8th क्लास की एनसीईआरटी में, यानी 7th की एनसीईआरटी में आपने पढ़े थे, बर्चन्स के नाम से जो श्रीसेंट शेप ड्यून्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, लेकिन दे बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री, राइट। तो इंडो पाकिस्तान बाउंड्री के पास भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब बात करें थोड़ा सा कोस्टल प्लेन्स की, तो जो हमारे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स हैं उनके अबाउट में जो प्लेन्स हैं हमारे कोस्टल प्लेन्स का काउंट होते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है आपको मैंने बताया था अरेबियन सी से लेकर के बे ऑफ बंगाल तक के रीजन में है। 3 सेक्शंस हैं। पहला है नदर्न पार्ट जिसको आप कहते हैं कोंकण कोस्ट जो कि मुंबई गोवा में काउंट होता है। फिर सेंट्रल स्ट्रेच को आप कहते हो कन्नड़ प्लेन, जो सदर्न स्ट्रेच है वो कहलाता है आपका मलाबार कोस्ट, ठीक है। अलग अलग स्टेट के हिसाब से जब आप जाओगे आपको समझ में आएगा, मुंबई गोवा आपका कोंकण कोस्ट आया, कर्नाटका आपका कन्नड़ प्लेन में आता है और जो केरला साइड है आपका वो आता है मलाबार कोस्ट में, ठीक है। सो द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। अब काफ़ी ज़्यादा वाइड यहाँ पर आपको प्लेन्स मिलते हैं और जो उसका नदर्न पार्ट है उसको नदर्न सरकार कहा जाता है, जबकि आपका जो सदर्न पार्ट है उसको कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है जो कि तमिलनाडु की साइड है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लार्ज रिवर्स है आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इसके साथ साथ वन एंड ओनली सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया दैट इज चिल्का जो है वो इनका एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर है। अब बात करेंगे हम आइलैंड्स के बारे में। सो लोकेटेड एट द लक्षद्वीप। अब जो हमारे आप देखो लक्षद्वीप आइलैंड्स है आपको भी पता है और दूसरे हमारे कौन से हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, राइट। सो लक्षद्वीप आइलैंड जो है बेसिकली सबसे पहली बात तो ये है कि मलाबार कोस्ट ऑफ केरला के काफ़ी पास है और इसको आपको मैं बता चुकी थी कोरल आइलैंड्स है, ये स्मॉल कोरल आइलैंड्स है
जो कि कोरल रीफ की वजह से यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। और कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है ये भी आपको बताया था कि जब किसी एक स्पीशी की डेड बॉडी पर उसी स्पीशी की दूसरी लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुआ है। अगेन इस तरीके से क्या होता है, फिर इसकी डेथ हो गई, देन थर्ड लाइफ वाज डेड, फोर्थ लाइफ। तो इस तरीके से करते करते ऐसे करके एक ही स्पीशीज़ की जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पीशीज़ की जो डेड बॉडीज़ होती हैं, जब उस पर दूसरी लाइफ जनरेट हो, देन अगेन उसके ऊपर एक और लाइफ, उसके ऊपर एक और लाइफ, इस तरीके की जो इनकी चेन बनती है दैट इज़ कॉल्ड कोरल, राइट। सो इसी की मदद से हमारे जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं उनका फॉर्मेशन हुआ है। पहले के समय में इनको ग्रुप में कहा जाता था लैकेडीव, मिनिकॉय और एमेंडीव। लेटर ऑन 1973 में इनको नाम दिया गया लक्षद्वीप का, जो कि सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं। कावरत्ती आइलैंड्स जो हैं उसमें लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। और ये जो आइलैंड ग्रुप है इसकी काफ़ी ज़्यादा ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना है ही। साथ ही साथ यहाँ पर एक पिटी आइलैंड है जो कि अनहैबिटेड है, मतलब यहाँ पे रहने वाले लोगों की यहाँ पे कोई जीवन नहीं है, ऐसे लोग नहीं रहते यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या है, एक बर्ड सेंचुरी भी देखने को हमको मिलती है। फिर बे ऑफ बंगाल के टुवर्ड्स जो हमारे आइलैंड्स हैं उनका नाम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। बिगर इन साइज हैं, मोर न्यूमेरियस हैं, स्कैटर्ड है। Entire group is divided into two broad categories, Andaman in the north and Nicobar in the south. It is believed that these islands are an elevated portion of the submarine mountains and the islands group are of great strategic importance for the country. There is a great diversity of flora and fauna. Again यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी आपको flora and fauna की diversity मिलती है। और क्योंकि ये क्या है, इक्वेटर के काफ़ी करीब है, these are close to equator, so यहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट भी है और थिक फॉरेस्ट कवर भी है। एंड इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो, माइंड यू इसको प्लीज़ याद रखेंगे, इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो जो है बैरन आइलैंड आपका अंडमान और निकोबार में देखा गया है, ठीक है, मिला है मतलब, सॉरी। सो इसको याद रखेंगे। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं एक दो एमसीक्यूज के बारे में। तो इन जनरल तो आप अगर देखो फिजिकल फीचर्स से क्वेश्चंस बनने के लिए ओके, तो अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज़ की। तो अगर आप देखो वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रिफर्ड टू एज, ठीक है, तो नाम क्या क्या दिए हैं, कोरामंडल, कन्नड़, कोंकण, नंदन सरकार। तो नंदन सरकार तो आपको मालूम है आपके कहाँ पर आती है, ईस्टर्न घाट्स के साइड पर आती है, यानी ईस्टर्न साइड पे आती है। तो ये तो आपका नंदन सरकार तो कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। फिर कोरामंडल कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड कन्नड़ कोस्ट। तो अगर ध्यान से देखो, आप देखो तो नंदन सरकार तो हो नहीं सकता। फिर आपका जो गोवा कोस्ट है वो खुद ही कोंकण कोस्ट के नाम से देखा जाता है, तो वो भी आपका आंसर नहीं हो सकता, राइट। अब बचा क्या, कोरामंडल और कन्नड़। तो आपको भी पता है कि कोरामंडल कोस्ट जो है वो हमारा सेकेंड वाला आता है, मतलब पहले आपका जो कर्नाटका साइड का कोस्ट है उसको नाम दिया गया कन्नड़ कोस्ट एंड देन आपका आता है, तो उसके जो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ये कहलाएगा आपका कन्नड़ कोस्ट, राइट। साउथ ऑफ द गोवा जो है उसको आप कहते हैं वो कन्नड़ कोस्ट। फिर एक आपका और एमसीक्यू यहाँ पे, द रीजन बिहाइंड द ओरोग्राफिक रेनफॉल इन द वेस्टर्न घाट्स, क्या होगा, द वेस्टर्न घाट्स के आसपास आपका जो ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है क्यों होता है। सी, सो द वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूस एंड हैव अ फ्यू पासेस, वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स and higher peaks of western ghats are found in the southern side। तो ऑप्शन सी का तो कोई इसमें रेलेवेंसी है ही नहीं, ठीक। फिर वेस्टर्न घाट्स हायर देन द ईस्टर्न घाट्स, इसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है। सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट द वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूस एंड हैव अ फ्यू पासेस। क्यों, क्योंकि बीच में यहाँ पे कोई भी गैपिंग नहीं है, तो उसके कारण जो है काफ़ी कंटिन्यूस माउंटेन्स यहाँ पे रेंजेस हैं, आप कह लो हिल्स हैं, तो उसके कारण यहाँ पर जितना भी रेनफॉल होता है वो पूरा का पूरा ओरोग्राफिकली ही होता है, ठीक है। सो इसी के साथ यहाँ पर हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी एनसीईआरटी के चैप्टर 3 पर।